इंडिया कल्चर्स और लैंग्वेजेस की एक ऐसी लैंड जहां ब्रिटिशर्स ने बहुत सालों तक राज किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी जिसने धीरे धीरे पूरे इंडिया पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश रूल में इंडियंस को बहुत हार्डशिप्स झेलने पड़े, उन्हें बहुत ज्यादा टैक्सेस देने पड़ते थे और अनफेयर लॉज फॉलो करने पड़ते थे। बहुत सारे इंडियंस ने स्टार्टिंग से ही ब्रिटिश रूल का विरोध किया। पूरे देश में अपराइजिंग्स और प्रोटेस्ट्स हुए। इन अर्ली मूवमेंट्स ने फ्रीडम की चाहत को दिखाया। इन्होंने आगे आने वाले बड़े स्ट्रगल की नींव रखी। हालांकि ये अर्ली रिवोल्ट्स अक्सर ब्रिटिशर्स द्वारा दबा दिए जाते थे। ये साफ था कि ब्रिटिश पावर को इफेक्टिवली चैलेंज करने के लिए एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और यूनाइटेड मूवमेंट की जरूरत थी। इसी वजह से 19th सेंचुरी के एंड में नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनी। इंडियन नेशनल कांग्रेस या आईएनसी इंडिपेंडेंस की लड़ाई में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनकर उभरा। 1885 में बने कांग्रेस ने शुरुआत में ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ज्यादा ऑटोनॉमी की मांग की। हालांकि समय के साथ इसकी डिमांड्स और ज्यादा बड़ी होती गईं। महात्मा गांधी, जो साउथ अफ्रीका में इंडियंस के राइट्स के लिए लड़ने वाले एक लॉयर थे, 1915 में इंडिया वापस आ गए। वो जल्दी ही कांग्रेस के एक प्रोमिनेंट लीडर बन गए। गांधी जी का नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, सत्याग्रह का फिलॉसफी लाखों इंडियंस को पसंद आया। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे दूसरे लीडर्स ने भी इंपॉर्टेंट रोल्स निभाए। नेहरू, जो एक कैरिज्मेटिक लीडर थे, उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की वकालत की। पटेल, जो एक स्किल्ड ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने कांग्रेस के अंदर अलग अलग ग्रुप्स को यूनाइट करने का काम किया। गांधी जी के लीडरशिप में कांग्रेस ने बहुत सारे मास मूवमेंट्स लॉन्च किए। 1920 से 1922 तक चले। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इंडियंस ने ब्रिटिश गुड्स और इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट किया। 1930 से 1934 तक चले। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने ब्रिटिशर्स द्वारा लगाए गए सॉल्ट टैक्स को चैलेंज किया। इन मूवमेंट्स का ब्रिटिश अथॉरिटीज ने बहुत बुरी तरह से दमन किया। गांधी जी और दूसरे कांग्रेस लीडर्स समेत हजारों इंडियंस को जेल में डाल दिया गया। हालांकि रेजिस्टेंस का स्पिरिट और भी मजबूत होता गया। दुनिया ने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल पर ध्यान दिया। 1942 में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया। ये इंडिया से ब्रिटिश रूल को तुरंत हटाने का आह्वान था। इस मूवमेंट का फिर से कड़ा विरोध हुआ, लेकिन इसने इंडिया पर ब्रिटिश कंट्रोल को और कमजोर कर दिया। की थी। Section 4. The Second World War and its impact. वर्ल्ड वॉर 2 का इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल पर बहुत गहरा असर पड़ा। इंडिया ने वॉर एफर्ट में बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन इस वॉर ने ब्रिटेन के रिसोर्सेज को भी खत्म कर दिया और उसकी ग्लोबल स्टैंडिंग को कमजोर कर दिया। वॉर के बाद ब्रिटेन के लिए इंडिया पर अपना रूल जारी रखना जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया। इसके अलावा सुपर पावर्स के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के राइज ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाया। ये दोनों देश इंडिया की इंडिपेंडेंस की मांग के प्रति सहानुभूति रखते थे। ब्रिटेन पर इंडिया को इंडिपेंडेंस देने का प्रेशर बढ़ता गया। 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट आखिरकार इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए तैयार हो गई। हालांकि इस डिसीजन के साथ ही इंडिया का 2 इंडिपेंडेंट नेशंस, इंडिया और पाकिस्तान, में पार्टीशन हुआ। इस पार्टीशन की वजह से बहुत ज्यादा वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट हुआ। सेक्शन 5, इंडिपेंडेंस एंड इट्स लेगेसी। अगस्त 15, 1947 को इंडिया ने आखिरकार फ्रीडम के अपने सालों पुराने सपने को हासिल कर लिया। जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। देश ने एक डेमोक्रेटिक और प्रॉस्परस नेशन बनाने की राह पर चलना शुरू कर दिया। इंडिया की इंडिपेंडेंस वर्ल्ड हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी घटना थी। इसने कॉलोनियलिज्म के अंत का प्रतीक था और इसने बहुत सारे दूसरे देशों को अपनी फ्रीडम के लिए लड़ने के लिए इंस्पायर किया। इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की पावर और कभी न हार मानने वाले ह्यूमन स्पिरिट का प्रमाण है। अपनी मेहनत से मिली हुई फ्रीडम का जश्न मनाते हुए
हमें उन अनगिनत इंडियंस के सैक्रिफाइसेस को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने इसके लिए अपनी जान दी। उनकी करेज और डिटर्मिनेशन आज भी हमें इंस्पायर करते हैं। एक नेशन के रूप में आगे बढ़ते हुए आइए हम एक ऐसे इंडिया का निर्माण करने का प्रयास करें जो सभी के लिए जस्ट, इक्विटेबल और प्रॉस्परस हो।